बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। मैं अपनी ट्रेनिंग्स में और जब यूनिवर्सिटी में पढ़ाता था वहाँ तालिब इल्मों से एक बात हमेशा बतौर ख़ास कहा करता था कि वक्त एक ऐसी शानदार वेव है, अगर आप चाहो तो इसके ऊपर सवार भी हो सकते हो, और अगर जो आप इसके पीछे रह गए किसी सुस्ती की वजह से, किसी कमज़ोरी कोताही की वजह से, तो फिर बहुत पीछे रह जाते हैं। फिर वक्त इतना आगे निकल जाता है कि वो पीछे मुड़ के भी नहीं देखता। जिन दिनों मैं पंजाब यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा था और मैंने अपनी ज़िंदगी की पहली जॉब की, तो मुझे याद है जो तनख्वाह उस वक्त 600 रुपये मैंने पहली तनख्वाह कमाई, तो माल रोड पे कोडक की एक दुकान होती थी। ये मानो 87-88 की बात है। तो मैं वहाँ गया और मैंने अपनी ज़िंदगी का पहला कैमरा ख़रीदा। ये कोडक 110 था, लंबा सा होता था ऐसे करके। और उस ज़माने में जितने मेरे दोस्त थे, जाहिद बाजवा साहब और तहसीन खालिद और जहांगीर ख़ान और इश्तियाक गोंदल, जो जमीयत में थे और जमीयत के मरकज़ में थे, इन सब की ज़िंदगी की, आसिम असद, इन सब की ज़िंदगी की पहली तस्वीरें मैंने बनाई। और फिर जाके उनको वो बाकायदा किसी दुकान पे जाके उसका वो रील निकाली जाती थी, फिर तस्वीरें उसकी बनती। वो तस्वीरें अब भी मेरे पास हैं। फिर तालीम से मुकम्मल करने के बाद मैं फिरोजगंज में जॉब की, तो वो भी ज़ाहिर माल रोड पे थी, बिल्कुल साथ की दुकान कोडक की थी। कोडक का शोरूम बहुत बड़ा सारा था, खूबसूरत शोरूम था, खुला डुला। वहाँ एक कश्मीर से ताल्लुक़ रखने वाले कियानी साहब उस वक्त हमारे जानने वाले बन गए और बाद में हौली हौली वो मैनेजर भी बने। ये जो कोडक कंपनी है, बुनियादी तौर पर इंसानी तारीख़ में इसका जिक्र 1888 में आता है। जॉर्ज ईस्टमैन पहला आदमी था जिसने कैमरा बनाया, और ये वो कैमरा था जो सस्ता था, लोगों की दस्तरस में आया। तो उसी साल इसने कोडक बनाई, और कोडक बना के फिर जो कैमरे बने तो दुनिया भर में, अच्छा ये कैमरा लोगों को हैरान कर गया। ज़ाहिर तस्वीरों को मुजस्सम हो जाती थी और उसके बाद आप उसको देख सकते थे। बहुत लंबा वक्त अरूज का गुजारा, जिसमें पूरे यूरोप में, पूरे अमेरिका में, हर जगह कोडक ही कोडक था। बल्कि तस्वीर का कोडक के बिना तस्वुर भी नहीं था। ये कहा जाता था कि अगर कोडक नहीं है तो तस्वीर नहीं है। पर फिर एक ऐसा वक्त आया जब कोडक की मैनेजमेंट से एक गलती हो गई। जब 20वीं सदी का आगाज़ हुआ, वक्त बदलने लगा, कैमरे से डिजिटल कैमरा वजूद में आने लगा। आपको हैरत होगी कि 1975 में जो पहला डिजिटल कैमरा जिस आदमी ने बनाया वो कोडक का ही मुलाजिम था, और उसने बना के अपनी मैनेजमेंट को ये कैमरा पेश किया। लेकिन मैनेजमेंट ने स्टीव सिसन के इस कैमरे को रिजेक्ट कर दिया और कहा कि अगर हम इस कैमरे को जो डिजिटल है मार्केट करते हैं तो हमारी सारी सेल्स ख़त्म हो जाएगी। जो हमारी रीलें हैं और जो पूरा प्रोसेस है, ज़ाहिर है पूरी दुनिया से चीज़ें आती थी। फिर हमने अपनी आंखों से देखा कि उसके 2 या 3 साल के बाद फ्यूजी मैदान में आई और फ्यूजी का डिजिटल कैमरा आया, और बिल्कुल हमारी आंखों के सामने कोडक की जो शोरूम था माल रोड वाला वीरान होने लगा। फिर वहाँ से लोग निकाले जाने लगे। आखिर में तो सिर्फ 2-3 लोग रह गए थे, वो भी शायद उन दिनों बाद में जो टेक्नोलॉजी आ रही थी अखबारात में, और ब्रोमाइड्स चाहिए होते थे, यानी वहाँ नेगेटिव पॉजिटिव की ज़रूरत होती थी, तो वो वहाँ से लिए जाते थे। वो जो रवायती थी सारी फिल्में, कैमरे सब ज़ाया हो गए। यानी एक गलत फ़ैसले या एक कमज़ोर फ़ैसले की वजह से आपकी बसीरत आने वाले वक्त को नहीं देख पाई। 1990 के आसपास फ्यूजी ने पूरी दुनिया में डिजिटल कैमरों की बहार कर दी, और सिर्फ 12 साल के बाद इस दुनिया से 2012 में कोडक कंपनी का दिवालिया हो गया, और वो सारे मालकान जो एक वक्त में दुनिया में अरूज पे थे, वो अर्श से फर्श पे आ गए। यूँ समझे कि जब भी आप अपने फ़ैसले में कोई कमज़ोरी दिखाते हैं और वक्त की नब्ज़ को नहीं समझ पाते, तो फिर इतना नुकसान होता है कि आपकी नस्लें भुगतती हैं, तारीख़ में सिर्फ आपका एक नाम और निशान रह जाता है। अच्छा, दूसरा जो वाक़या वो भी मैंने अपनी ज़िंदगी में होते देखा, वो नोकिया के साथ हुआ। अब मुझे ये अंदाज़ा नहीं नोकिया दुनिया में पहली दफ़ा कब बनी, लेकिन जब मेरा ख्याल है ये 1990 का अवाइल था जब दुनिया में पहला सेलुलर फ़ोन आया, और ये नोकिया का था। और ज़ाहिर ये एक ऐसी आसानी थी
कि इससे पहले लोगों ने कभी सोची नहीं थी। उससे पहले तो आम फ़ोन भी जो पिक्सल वाले होते थे वो नहीं मिलते होते थे। फिर इस बीच में एक वो भी आया जब आप सड़कों पे खड़े होकर फ़ोन करते थे। लेकिन इस सेलुलर टेक्नोलॉजी ने तो दुनिया में एक इनकलाब बर्पा किया, और ये लाने वाली थी नोकिया। और इस नोकिया ने, यानी इतने मजबूत फ़ोन होते थे, मुझे याद है मेरे पास चूँकि बहुत साल उसके मुख्तलिफ मॉडल आते रहे। 1990 या 91 में रोज़नामा नवाए वक्त ने अपने 5 या 6 लोगों को टेलीफोन दिए। उसमें चूँकि मैं एडिटर था तो मैं भी शामिल था। जो शुरू के फ़ोन आए वो बड़े थे, भारी थे, फोल्डिंग भी थे, लेकिन हौले हौले फिर ये फ़ोन स्मार्ट होते गए। लेकिन हुआ ये कि जैसे जैसे ये पॉपुलर हुए, हर जगह नोकिया नोकिया, उसके इतने मॉडल्स आते थे। छोटा सा होता था, सर पे भी मारते सर फट जाता था, नोकिया नहीं टूटता था। लेकिन 2005 तक ये हुआ कि इंटरनेट का जब शोहरा होने लगा और नोकिया वालों के पास ये ऑप्शन था कि इन्हें अपनी टेक्नोलॉजी को तेज़ करना चाहिए, यानी ये चूँकि हार्डवेयर पे सारा फोकस था तो डाटा पे जाना चाहिए था। और वहाँ फिर यही हुआ कि हमारी इतनी बड़ी टेक्नोलॉजी, इतनी बड़ी कंपनी है, तो अगर हम नई टेक्नोलॉजी पे चलेंगे तो पुरानी टेक्नोलॉजी का क्या बनेगा। जब आप वो वक्त मिस कर देते हैं जो गाड़ी पे बैठने का होता है, जो नई ईजाद करने का या नई इख्तरा करने का, यानी दे वर कैपेबल के वो कर सकते थे पर उन्होंने नहीं किया। फिर एक ऐसा वक्त आया कि मैंने नोकिया के सीईओ को अपनी आंखों से टीवी पे रोते देखा। वो मिस द अपॉर्चुनिटी, और ज़ाहिर है पूरी कंपनी बैठ गई, सब लोग, वो पूरा कंपनी कोलैप्स हो गई। उसके बाद ये जो स्मार्टफोन थे टच वाले ये आ गए और पूरी की पूरी टेक्नोलॉजी ही बदल गई। वो कंपनी जो एक वक्त में पूरी दुनिया में राज करने की पोजीशन में थी। अच्छा, ये दोनों चूँकि मैंने अपनी आंखों से इनका ज़वाल होते देखा और इनसे वो जो अंडरस्टैंडिंग थी उस वक्त की, उन फैसलों की, वो ना करते देखा। 2005 के बाद नोकिया पे 3-4 साल ऐसे भी गुजरे कि जब ये थॉट प्रोसेस में रहे, सोचते रहे कि क्या करें, नई टेक्नोलॉजी पे जाएं या ना जाएं। लेकिन उस जाने में इतनी ताख़ीर हो गई कि वो यूँ समझें कि टेक्नोलॉजी इतना आगे निकल गई। और फिर इन्होंने 2008 में जाके कुछ बनाने शुरू किए, लेकिन ज़ाहिर है उस वक्त तो आप पूरी गेम ही आपके हाथ से निकल गई। और अभी जो आज के मोबाइल हैं उनकी दुनिया में नोकिया इज़ नोवेयर। और अब ज़ाहिर है ये कुछ और काम करते हैं। वो कंपनी जो वो सारा बनाती थी, अब ये कंपनी नेटवर्किंग के आलात बनाती है, टेलीफोनों की दुनिया से आलमोस्ट फ़र्क हो गई है। ख़ातिर हज़रात, ये दुनिया में जो बड़े बड़े इदारे जब जो जायंट होते हैं ये डूबते हैं तो उनकी तारीख़ को ज़रूर पढ़ना चाहिए, उनको ऑब्ज़र्व करना चाहिए। मुझे याद है मैंने एक किताब पढ़ी थी, उसका नाम था हु सेज एलिफेंट्स कैन नॉट डांस। ये भी एक बड़ी कंपनी के सीईओ की थी जो डूब रही थी और उसने उसको बचाया था, लेकिन ज़ाहिर बाद में फिर वो डूब गई। इस पर हम कभी बात करेंगे। कभी कभी ऐसी कंपनियां, चूँकि हमारे वक्त इतनी तेज़ और रफ्तारी से गुजरता है कि हमारे आसपास बहुत से प्रोडक्ट होते हैं कि जो थे फिर नहीं रहे। वक्त यही समझाता है, उससे ना कोई रोक सके जो आगे बढ़ता जाए। वक्त वक्त का खेल है सारा, वक्त यही समझाए, उससे ना कोई रोक सके जो आगे बढ़ता जाए। अपने बेटों को और अपनी बेटियों को, खुद अपने आप को भी ये बताना और सिखाना चाहिए कि बरवक्त फ़ैसले ज़िंदगी में आपके और आपके ख़ानदान के और इवन मुल्कों के और इवन कंपनियों के ज़िंदगी को बना जाते हैं, बचा जाते हैं। और जब आप अपनी किसी ज़िद पे या कम अकली या कम फहमी की वजह से अड़ जाते हैं कि नहीं कोई बात नहीं, कुछ नहीं होगा, देखा जाएगा, तो देखा जाएगा में फिर लोग तमाशा देखते हैं, आप देखने के काबिल नहीं रहते। अख्तर अब्बास को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम।